नमस्ते। सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, अभी जो पूरी दुनिया में जो माहौल है, जो तनाव है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने को है। जिस प्रकार से आर्मेनिया अजरबैजान वहाँ लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से दुश्मन अरब में, ईरान में, इस सब में आपस में, इजराइल में जो तनातनी है, और जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात जो हमारे एशिया के लिए है वो भारत और चीन के बीच में जो तनाव है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि भारत और चीन के भी युद्ध जो ये युद्ध है वो होना निश्चित लग रहा है। जिस प्रकार से दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, दोनों देश बॉर्डर पर अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहे हैं, दोनों देश अपने बॉर्डर पर हथियारों का जमावड़ा कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होना निश्चित है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण है वो है आपका तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत। ये तिब्बत के कारण ही 1962 में भारत और चीन आपस में लड़े थे, और भारत और चीन के बीच में आज जो तनातनी है, जो दुश्मनी है, या अगर युद्ध होता है तो यही तिब्बत सबसे बड़ा कारण होगा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तिब्बत क्यों भारत और चीन के बीच में युद्ध का कारण है। तिब्बत क्या चीन का हिस्सा है या स्वायत्त देश है? ये भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के किन गलतियों के कारण आज भारत को ये भुगतना पड़ रहा है, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, ये जो तिब्बत है ये है एक पठार है, पूरी तरह से पठारी क्षेत्र है, पूरा यहाँ तक ये फैला हुआ है। और इसके जो टोटल एरिया जो है वो है लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल होता है। और इसकी जनसंख्या जो होती है वो है लगभग 30 से 31 लाख के आसपास में इसकी जनसंख्या है। यानी कि चीन की जनसंख्या का यह 0.2% है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो चीन के टोटल क्षेत्रफल का जो 99% 99 लाख वर्ग किलोमीटर उसका ही है, उसका यह 13% क्षेत्र जो है ये अकेले आपका तिब्बत होता है। दोस्तों, क्या है, अगर हम इसके इतिहास को जानने की बात कर कोशिश करेंगे तो तिब्बत को एक चीज और चीज कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि तिब्बत को कहा जाता है आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का छत कहा जाता है। हालांकि पामीर का पठार भी एक होता है, लेकिन इसको भी कहा जाता है। दोस्तों, यह है क्या कि तिब्बत का तो इतिहास मिलता है वो 6वीं 7वीं शताब्दी के से ही मिलता है। इसके में उस वक्त तिब्बत के लोग जो थे वो हिंसक होते थे, लड़ाकू हुआ करते थे, और ये बहुत सारे देशों में माने अगल बगल के देशों में ये शासन भी करते थे। इनका बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या था, चीन में भी इनका शासन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है 1013 के आसपास में, और 1042 तक वहां बौद्ध का प्रचार बहुत ज्यादा होता है, वे लोग थोड़े अहिंसक हो जाते हैं और वहां पर शाक्य वंश का वहां पर शासन होने लगता है। फिर क्या होता है वहां पर कि वहां पर अंग्रेज भी एक शासन करना चाहते थे, लेकिन वहां पर वो शासन नहीं कर पाते थे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि नेपाल और तिब्बत के बीच में भी एक युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल ने तिब्बत को हरा दिया था। और नेपाल क्या किया था, उसको सजा के तौर पर 5,000 रुपया साल का, 5,000 रुपया नेपाली करेंसी में, 5,000 नेपाली करेंसी में उसको तिब्बत को देना पड़ता था नेपाल को। यह सजा के तौर पर था। तिब्बत इसे आजीज आ चुका था, और इसे वो छुटकारा पाने के लिए क्या किया, उसने चीन से मदद लिया। फिर चीन ने क्या किया, 1906-7 में उसने चीन नेपाल की इस त्रासदी से, इस प्रॉब्लम से, समस्या से समाधान तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे चीन वहां पर घुसने लगा, अपने सैनिकों को वहां पर अड्डा करने लगा, जमावड़ा करने लगा, और धीरे धीरे वो वहां पर शासन करने लगे, आधिपत्य जमा लिए। उसके बाद जो माछू वंश का जब समाप्ति होता है 1912 के आसपास में, 13 में, तो फिर चीन क्या करता है, एक बार वहां के जब माछू वंश का अंत हो जाता है तो वहां के सैनिकों को, चीन के सैनिकों को मार कर भगा देते हैं और तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेज भारत की तरफ से अंग्रेजों ने, चीन के लोगों ने और तिब्बत के लोगों में एक समझौता होता है, उस शिमला में समझौता होता है। उस समझौते के तहत क्या होता है, तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक कहा जाता है इनर तिब्बत,
जो चीन के तरफ है, और एक आउटर तिब्बत जो आपका पश्चिम क्षेत्र में यानी कि भारत से सटा हुआ, लद्दाख से सटा हुआ क्षेत्र है। ये दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इनर तिब्बत जो है, इसमें क्या होता है, बौद्धिज्म, बौद्ध लोगों के बाहुल्य हो जाता है, वहां पर बौद्ध का प्रचार चलता है और उसके अनुयायी यहाँ पर रहने लगते हैं दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है, जब वहां पर 1913 से लेकर आजाद घोषित करने से 1913 से लेकर 1950-51 तक चीन क्या रहा, आजाद रहा। लेकिन जैसे ही वो चीन 1949 में जब चीन में वामपंथी सरकार आती है, माओ त्से-तुंग की सरकार आती है, और हम एक सरकार वहां के जो पहले के शासक को भगा करके ताइवान भेज देते हैं, ये क्या करते हैं, फिर तिब्बत पर आक्रमण कर देते हैं और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दलाई लामा क्या, वहां के जो 14वें दलाई लामा थे, धर्मगुरु थे, वो भाग कर इंडिया आते हैं और इंडिया आकर के वो नेहरू जी से मदद मांगते हैं। लेकिन नेहरू जी क्या करते हैं, तिब्बत को मदद देने से साफ मना कर देते हैं। हालांकि उस वक्त नेहरू जी की इस गलती की बहुत आलोचना हुई थी, बहुत उसको संसद में भी उसका विरोध हुआ था। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, चीन के जो राष्ट्रपति थे चाउ लाई, वो भारत आते हैं और नेहरू जी क्या करते हैं, चाउ लाई की और दलाई लामा की दोनों को बैठक करा देते हैं। और चाउ लाई कहते क्या है, उनको दलाई लामा से कहते हैं कि आप लासो आइए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। नेहरू जी भी कहते हैं चीन से कि आप चल जाइए लासा, एक बार जाके वहां बात कर लीजिए, फिर मैं वहां पर आऊंगा, फिर देखूंगा। उसके बाद क्या होता है, चीन जब वहां पर जब दलाई लामा चीन तिब्बत चले जाते हैं, तो वहां पर जाकर देखते हो कि बहुत ज्यादा वहां मारकाट होता है। नेहरू जी ने वादा किया था कि मैं वहां आऊंगा, चीन ने वहां उनको अनुमति नहीं देती है जाने का। उसके बाद वहां पर बहुत त्रासदी होता है, वहां के लोगों को मार काटा था, गला काट दिया था, पेट फाड़ दिया था, घोड़ों से बंधवा कर खींचा जाता था, माने बहुत त्रासदी किया जाने लगा, लोग वहां से पलायन करने लगे। और 1959 तक आते आते दलाई लामा भी क्या होता है, अपने जान बचाकर भाग करके वो भारत आ जाते हैं। उसी बीच 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के बीच में एक समझौता होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं पंचशील की समझौता, पंचशील कहते हैं। इसमें क्या हुआ, भारत और नेहरू जी ने क्या समझौता, चीन और भारत ने क्या समझौता कर लिया कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहीं पर नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल हुई। नेहरू जी ने और भारत ने अपना हाथ पैर दोनों ही काट लिया और तिब्बत को, चीन को मौका मिल गया तिब्बत पर आधिपत्य जमाने का, वहां शासन करने का। और फिर तिब्बत ने TAR, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बना करके वहां वो शासन करने लगे और तब से लेकर आज तक चीन का वहां पर आधिपत्य है। चीन में जो जो शासक हुआ दोस्तों, चीन में जो जो शासक हुआ, उनका जो तिब्बत को लेकर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था उसको सब समझते थे, उसको भली भांति समझते थे। सिर्फ भारत के नेहरू जी ने उसको समझ नहीं पाए और समझने में भूल किए। वो लोग जानते थे कि अगर तिब्बत पे मेरा शासन होगा तो बहुत बड़ा फायदा उससे होने वाला है, क्योंकि इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये क्या था दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या था, उसके ये लोग हथेली भी कहते थे। चीन के शासक तिब्बत को हथेली कहते थे और लद्दाख को, आपके नेपाल को, भूटान को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को 5 अंगुलियां कहते थे। यानी कि इतना इंपॉर्टेंस को वहां के हर शासक समझते थे। जो वर्तमान शासक है वो भी इसको अच्छी तरह समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और भारत इसे उस वक्त समझ नहीं पाया था। अब अगर हम देखें कि स्ट्रेटेजिक इसका क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका अगर क्या है, तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो तिब्बत जो है वह पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। हिमालय जो है तिब्बत में ही है, सबसे ऊंचा पर्वत जो हिमालय का 848 वर्ग जो ऊंचाई है, मीटर है, वो यही पर स्थित है, तिब्बत में ही स्थित है दोस्तों। अब क्या है, यहाँ से जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, एक नदी मानसरोवर से निकलती है तो वो सिंध नदी है, दूसरा सतलज नदी है, गंगा है, जमुना है, बूढ़ी गंडक है, नंदा देवी है, अलकनंदा है, आपका कोशी नदी है, महानदी है, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद एक नदी यहाँ पर है आपका ब्रह्मपुत्र, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये नदी भी वहां से निकलती है। फिर क्या है, यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी इरावदी निकलती है, एरविन नदी निकलती है, फिर एक मेकांग नदी निकलती है जो यहाँ पर चीन से होते हुए आपके लाओस, वियतनाम, कंबोडिया होते हुए बहुत सारे में ये करता है।
फिर तिब्बत के पठार से दोस्तों एक और नदी यहाँ निकलती है, जिसको लोग यांगसे नदी कहते हैं या येलो नदी कहते हैं। ये चीन के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करता है। फिर एक नदी है, ये अरबी नदी जो है, यह भी चीन के बहुत बड़े भाग को असिंचित करता है। कहने के मतलब क्या है, तिब्बत से निकलने वाली नदियां साउथ एशिया और साउथ ईस्ट में, एशिया में ये सभी क्षेत्रों को ग्रीनरी रखा है, उसको ये रखा है, और इसका इंपॉर्टेंस को चीन समझता था। यानी कि जिसका शासन चीन में है, तो ये सतत पंजाब, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, इस सभी देशों में क्या है कि ये चाइना तक, यहाँ तक जो ग्रीनरी एरिया है वो सारे के सारे तिब्बत से निकलने वाले नदियों के कारण हरा भरा है, सिंचित है, वहां पर ये होता है। तो ये वाटर के स्ट्रेटजी से ये बहुत बड़ा आपका स्ट्रेटजी पॉइंट था। होता क्या दोस्तों, आज अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, तो आप देखिए होंगे कि पानी का हमेशा चीन से ब्रह्मपुत्र नदी में बांध दिया गया है, और वो हमेशा एक डर रहता है कि बरसात के दिनों में वो यहाँ पर बाढ़ ला सकता है, या नदी में पानी बढ़ करके गर्मियों के दिनों में यहाँ पर सूखा ला सकता है। अगर यही भारत अगर चाहता और अगर इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही बने रहने देता, भारत उस वक्त अगर दलाई लामा की मदद कर दिया होता, तो चीन इस पर कब्जा नहीं कर पाता। और अगर चीन कब्जा नहीं करता और भारत पर अगर यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता, तो होता क्या कि यह कहीं ना कहीं ये बुद्धिस्ट स्टेट है, यहाँ का जो धर्म है वो बुद्धिज्म है, और क्या है ये बुद्धिज्म का है, कहीं ना कहीं उसका संबंध भारत के साथ है। तो दोस्तों अगर बुद्धिज्म यहाँ पर था, तो इनका धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आपका इस रूप से भारत का संबंध उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा होता। भारत इस पर डोमिनेट करता। जिस प्रकार से आज भारत भूटान में अपने सैनिक भेजकर उसकी रक्षा करता है, हो सकता है आज भारत को अपनी सेना भेज करके यहाँ की रक्षा करना होता, और आज यह आपका अपना क्षेत्र में मिल जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते थे कि भारत का ही वहां पर शासन होता, और अगर भारत का आज वहां पर शासन होता, तो हम इन नदियों में डैम बांध करके चीन को हमेशा दबाव में रख सकते थे। अगर हम चाहते तो बरसात के दिनों में चीन पे बाढ़ ला सकते थे, सूखा के दिनों में ला करके हम चीन को भूखे मार सकते थे, अकाल ला सकते थे, और चीन हमेशा भारत के दबाव में रहता। युद्ध करना तो जुड़ी, चीन कभी टेढ़ी आंख भी नहीं कर पाता। ये नेहरू जी की से ना समझ पाना सबसे बड़ी भूल हुई दोस्तों। दूसरी बात अगर दोस्तों हम देखें कि अगर यहाँ पर जो क्षेत्र है, इसमें अगर हम देखें कि दूसरा जो स्ट्रेटजी है क्या है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र जो है लैंड है, इसका स्क्वायर 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, और ये क्षेत्र चारों ओर से घिरा हुआ है, ये लॉक्ड है। लॉक्ड होने का कारण क्या है, चीन को पश्चिम एशिया में जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, वो उसको तिब्बत होकर के जाना ही पड़ता। तिब्बत के चीन का जो व्यापार है इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। अगर भारत के यहाँ शासन होता, तो चीन को भारत के सामने घुटने टेकने पड़ते। वही गलती क्या हुआ, उसी चीज को नेहरू जी वहां पर समझ नहीं पाए, और चीन उसको समझता था, जिस कारण चीन ने इस पर इसको कब्जा कर लिया। और दूसरी बात दोस्तों क्या है, और एक चीज है, अगर ये भारत के कब्जे में होता या भारत के डोमिनेंट होता, भारत यहाँ पर डोमिनेट करता या प्रभुत्व में होता, तो आज जो चीन यहाँ पर आकर हमसे लड़ रहा है, और यहाँ से दिल्ली की दूरी मात्र 400 से 500 किलोमीटर की है, दिल्ली पर आक्रमण करना चीन के लिए बहुत आसान हो जाता है। हम क्या होगा, चीन आज हमारे सर पर आकर लड़ रहा है। अगर ये हमारे प्रभुत्व में होता, तो आज भारत चीन पे जाकर के लड़ता, चीन के सर पर जाकर लड़ता, और यहां से चीन की राजधानी बहुत ज्यादा दूर नहीं, वो भी 300-400 किलोमीटर होता। यहां से चीन पर आक्रमण करना भारत के लिए बहुत आसान होता, जिस चीज को नेहरू जी कभी समझ नहीं पाए। नेहरू जी हमेशा रहे कि हम अहिंसक हैं, तो हम शांति प्रिय हैं। तो इसलिए क्या हुआ, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल जो थी, वो नेहरू जी ने 1954 में और 1951 में किया था, तिब्बत की मदद ना करके। लेकिन आज जो है अभी भारत को अब लगना क्या चाहिए कि भारत को हर हाल पे इस बात को उठाना चाहिए, इस मुद्दा को उठाना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या स्टेज हो, चाहे कोई भी स्टेज हो, प्लेटफॉर्म मिलता है, भारत को अब तिब्बत के बारे में बात करना चाहिए, तिब्बत की स्वायत्तता के बारे में बात करनी चाहिए। जब तक भारत इस पर आक्रामक रूप नहीं अपनाएगा, चीन कभी दबेगा नहीं, और हो सके तो तिब्बत को चीन से अलग करवाना ही भारत के पक्ष में होगा। आज के लिए दोस्तों
इतने ही। अगर और कुछ डेवलपमेंट होता है इसके पास में अगला वीडियो लेकर आपके पास में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।